हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो इनकम टैक्स। एग्जाम में इनकम टैक्स के बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा, एक कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होगा। हम इनकम टैक्स हम सभी जानते हैं उसके बारे में, लेकिन इसके पहले काफ़ी थ्योरी होती है। आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। थ्योरी अगर आपकी अच्छे से क्लियर है तो आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इनकम टैक्स में काफ़ी थ्योरी आप देख भी सकते हैं, कुछ थ्योरी लिखी भी हुई है, कुछ 2-3 पेज और थ्योरी है। तो सबसे पहले आपको करना है कि मैं आपको थ्योरी समझाते जा रहा हूँ और आपको नोट बनाते जाना है। कुछ थ्योरी आपको क्लियर भी होगी, कुछ नहीं भी होगी, दोनों होगा। ऐसा नहीं कुछ भी क्लियर नहीं होगा, कुछ थ्योरी समझ में आएगी, कुछ नहीं भी आएगी। थ्योरी समझ में आ रही है उसको वेल एंड गुड एक्सेप्ट करते जाइएगा, और कहीं भी थ्योरी क्लियर नहीं हो तो परेशान मत होइएगा। जब एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आती है। ये आपका उम्मीद करता हूँ इसका पहले भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस आप कर चुके होंगे। कई बार थ्योरी डायरेक्टली समझ में नहीं आती है। जब उस थ्योरी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तब वो थ्योरी का एक्चुअल एक्सेंस क्लियर होता है। तो ऐसा होगा, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि थ्योरी एकदम क्लियर हो जाएगी, कहीं ना कहीं होगा कि थ्योरी भी लगेगा अरे कैसा हो रहा है। बट पेशेंस रखिएगा, जब एग्जाम्पल करेंगे तो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। और जैसे मैंने बोला कि आपको मेरे साथ साथ मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, नोट करते जाइएगा, वीडियो को पॉज कर करके अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। थ्योरी बनाते, काफ़ी बड़ी थ्योरी है, तो पेशेंस के साथ इसकी थ्योरी के नोट्स बनाते जाएं और हैव द वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी। थ्योरी जितनी अच्छी समझ में आएगी आप एग्जाम्पल्स को उतनी आसानी से और स्मूथली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी के साथ। वी स्टार्ट द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जानते तो सभी हैं, सुना सबने है, बट एनी अब डिटेल में करना है, ठीक है। चलिए, इनकम टैक्स इज imposed by central government on the income of individuals, firms, companies, HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एटसेट्रा। इट इज डायरेक्टली चार्ज बाय द गवर्नमेंट, सो इट इज डायरेक्ट टैक्स। ओके, आई कैन इट इज डायरेक्टली चार्ज बाय गवर्नमेंट, सो इट इज डायरेक्ट टैक्स। जो इनकम टैक्स होता है वो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होता है। जो भी हम टैक्स पे करेंगे इनकम टैक्स, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होता है वो जो अमाउंट है, तो इससे हम उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। वेरियस हेड्स ऑफ इनकम या वेरियस टाइप ऑफ इनकम भी कह सकते हैं। किस किस टाइप के इनकम के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है, दैट इज काइंड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब आपको सैलरी से इनकम होगा उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम होगा उसका टैक्स देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और सपोज आपने प्रॉपर्टी को लीज में देके रखा है, प्रॉपर्टी को अपने रेंट में देके रखा हुआ है, वहां से आपको इनकम हो रही है, उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का भी, कैपिटल गेन मतलब समझ जाइए जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस करी है ना, और 2-3 साल 4 होल्ड रखने के बाद आपने कुछ सालों उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, प्रॉफिट में बेच दिया, आपको तो इनकम हुई। तो वो इनकम जो होगी वो कैपिटल गेन में आ जाता है। ऐसा आपने गोल्ड परचेस किया, कुछ साल रखने के बाद आपने गोल्ड सेल कर दिया ज्यादा रेट में, तो वहां से भी आपको दैट इज वो कैपिटल गेन में आ जाएगा। इस टाइप की चीजें होती हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो इन चारों में कवर नहीं हो जाएगा उसको वो अदर सोर्स में आ जाएगा। इस टाइप के टाइप ऑफ इनकम्स होते हैं जिसमें हमें टैक्स पे करना पड़ता है अलग अलग। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। इसमें इतना ही समझना है, जहां ज्यादा जरूरत होगी मैं खुद आपको डिटेल पे समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। चलिए आगे थोड़ी कंटिन्यू करेंगे। टर्म्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स। टैक्स पेयर, सीधी बात, जो टैक्स पे करेगा उसको टैक्स पेयर बोलेंगे। All individuals or non-individuals liable to pay tax are called taxpayer. Synonym: SSEs. Financial year. The period for 1st April of current year to 31st March of next year is called financial year. बेहतर समझते हैं। फाइनेंशियल बेसिकली जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं, जिस ईयर में आपकी अर्निंग है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी एग्जांपल फिर आपको बताना चाहूँ, फिलहाल अभी आज की जो डेट है वो है 26 फरवरी 2021। तो अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो मैं यहां पे कहूंगा तो फाइनेंशियल ईयर हम कहेंगे 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021, जो कि भी आया नहीं है, ये होगा एक फाइनेंशियल ईयर। और फिलहाल यहां पर अभी भी हम हैं फरवरी में, हम अभी हैं यहां पर फरवरी में भी हैं, समझ पा रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक जो ये ईयर होगा उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर। और जो भी इस ईयर में आप अर्निंग करेंगे, जो भी अर्निंग करेंगे उसका एस्टिमेशन अगले साल होगा, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, मैं फिर लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर कितना है, आपका 2020-21 आपका फाइनेंशियल ईयर है,
तो इसका जो भी इसमें जो आप अर्न करेंगे उसका एस्टिमेशन कब होगा? अगले साल होगा। तो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। तो जो असेसमेंट ईयर होता है वो फाइनेंशियल से एक आगे चलता है, तो वो होगा आपका 2021-22 होगा ये। तो जो भी आप फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो आप अर्न करेंगे उसका असेसमेंट एस्टिमेशन नेक्स्ट ईयर होगा, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर इसीलिए फाइनेंशियल से एक आगे चलता है। तो अगर आपका 2021 फाइनेंशियल ईयर है तो उस केस में आपका असेसमेंट ईयर होता है 21-22। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। इसको पढ़ते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, इन शॉर्ट कहते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। द सम ऑफ ऑल इनकम इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल में जो आपको टोटल इनकम होती है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके कैलकुलेशन में यूज होती है, आगे डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। चलिए थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। Exemptions and deduction. Exemptions means freedom from paying tax on the certain type of income. Example, income from agriculture etc. कुछ स्पेसिफिक इनकम के लिए हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना पड़ता, तो हम कहते हैं टैक्स इज एग्जम्प्टेड। इस एग्रीकल्चर से जो भी आप इनकम करते हैं गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम कहते हैं टैक्स इज एग्जम्प्टेड देयर। एनीवे आगे कंटिन्यू करते हैं। डिडक्शन, ये भी गवर्नमेंट ऑफर करती है। डिडक्शन ऑफर अपॉर्चुनिटी टू सेव टैक्स। डिडक्शंस आर डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अगर आप कुछ खास जगह कंट्रीब्यूट करें, कुछ इन्वेस्ट करें, डोनेट करें, तो वहां पे आपको टैक्स में आपको क्या मिलते हैं? आपको डिडक्शन मिलता है, आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता उस एक सर्टन अमाउंट के लिए, तो उसको हम डिडक्शन बोलते हैं। डिडक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और टैक्सेबल इनकम क्या होती है? ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई माइनस डिडक्शन। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल जिससे रिलेटेड भी, आपकी जीटीआई जो है, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम सपोज 7 लाख है, ठीक है। अब आपने सपोज आपको डिडक्शन जो है, अभी हम लोग अभी मत परेशान होइएगा, आगे समझेंगे। सपोज आपको 1 लाख का मिलता है, 1 लाख आपने इन्वेस्ट वगैरह किया, डोनेट किया, कुछ भी किया है ना, जो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आपने, तो सपोज आपका जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख है और आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, डोनेशन वगैरह किया, उससे आपको डिडक्शन आपको 1 लाख मिल गया। तो आपको बेसिकली जो टैक्सेबल इनकम, आपको 7 लाख पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपकी टैक्सेबल इनकम होगी कम हो जाएगी, आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 1 लाख कम हो जाएगी। टैक्सेबल इनकम होगी आपकी जीटीआई माइनस डिडक्शन, तो 7 लाख माइनस 1 लाख 6 लाख, तो आपको केवल 6 लाख पे पे करना पड़ेगा, 1 लाख पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है बेसिकली, है ना। तो ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, दोनों को माइनस कर दीजिए तो आएगा टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। इस अमाउंट पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इसका मतलब होता है। अब बात करते हैं सेस। इन इंडिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4% ऑफ द टोटल टैक्स पेबल। तो जो भी आपका जो आपको टैक्स, आपको फाइनल टैक्स आता है, पेबल टैक्स है ना, उस आपको 4% का सेस भी लगता है। और ये बेसिकली ये अमाउंट कहीं ना कहीं ऑफकोर्स हेल्थ और एजुकेशन पे गवर्नमेंट आपको कहती है, गवर्नमेंट खर्च करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा भी है, लेट 1000 रुपीज योर टोटल टैक्स आ गया, आपका टोटल टैक्स आ गया, देन नेट टैक्स पेबल इसका 4% और ऐड कर देंगे, 1000 प्लस 4% ऑफ 1000, तो आ जाएगा 1000 प्लस 4% ऑफ दैट इज 1040 रुपीज। तो एक्चुअली इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जो एडिशनल 40 रुपीज यही सेस है और अल्टीमेटली गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। एनीवे आगे कंटिन्यू करते हैं, थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पहले पढ़ लेते हैं। इट इज एप्लीकेबल ऑन द ऑल टाइप ऑफ इनकम सच एट सैलरी, इनकम फ्रॉम एफडी, फिक्स डिपॉजिट, income from dividends, that is share dividends, income from business। यहां से मेन है, the company which is making payment to taxpayer is required to deduct certain amount and deposit this amount into government account at the end of financial year, it is adjusted with the total tax payable। देखिए होता क्या है, मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में आपको बताता हूँ, ये तो खैर उसका हो गया। बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई सपोज आप किसी कंपनी में आप वर्क करते हैं और आपकी एक स्पेसिफिक सैलरी है, तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो होता क्या है, कंपनी एक छोटा छोटा अमाउंट आपके सैलरी से कट करती जाती है, छोटा छोटा अमाउंट कट करती जाती है और उस अमाउंट को गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, दैट इज टीडीएस। वो इसलिए कि आखिरी में फिर उस अमाउंट को एडजस्ट करते हैं आपके टैक्स के साथ। सपोज अगर आपने कंपनी सपोज टीडीएस कट ही नहीं करेगी, है ना, तो आपको क्या होगा, जब सीधा मार्च से जो आपका जो फाइनेंशियल खत्म होगा और आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट डिडक्ट होगा।
तो हो सकता है कि पूरी की पूरी सैलरी कट हो जाए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। पूरी सैलरी कट हो जाएगी, पता इतना टैक्स आ गया कि पूरी सैलरी कट हो गई आपकी। तो वैसा नहीं करते, तो क्या करते हैं, छोटा छोटा तो कंपनी क्या करती है, छोटा छोटा अमाउंट आपके सैलरी से कट करती जाती है, और फिर उसको आखिरी में एडजस्ट करते हैं कि आपको कितना टैक्स देना है। तो उससे क्या होता है, आपके ऊपर आखिरी में टैक्स का बर्डन कम हो जाता है। ये इसका मतलब होता है, वही लिखा हुआ है, द कंपनी विच इज मेकिंग पेमेंट टू द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट सर्टन अमाउंट एंड डिपॉजिट दिस अमाउंट इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दिस इट इज एडजस्टेड विद द टोटल टैक्स पेयर। फिर आखिरी में एडजस्ट करते हैं कि भाई देखो आपका कितना आपका टीडीएस कट गया और कितना आपका टैक्स, सपोज मान के चलो 1 लाख आपका टीडीएस कट गया, है ना, मतलब कंपनी ने काट लिया 1 लाख टीडीएस आपका काट लिया, आखिरी में आपका इनकम टैक्स आ रहा है 1,20,000 आपका आ रहा है, तो आपको बस 20,000 पे करना है। बात सही है, टीडीएस समझ रहे हैं, टीडीएस आप छोटा अमाउंट काटती है कंपनी आपकी, पूरा साल भर में आपको कंपनी ने आपका 1 लाख टीडीएस काट लिया, साल के आखिर में आपको क्या पता चला कि आपकी इनकम टैक्स बन रही 1,20,000, तो भैया आपको 20,000 ही देना है। लेकिन अगर कंपनी टीडीएस काटे नहीं, सपोज कंपनी टीडीएस काटे नहीं, तो क्या होगा, तो आपको 1,20,000 एक साथ देना पड़ेगा। वो कैसे दोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए टीडीएस काटते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, एडवांस टैक्स, ये भी लगभग वही चीजें मिलता जुलता है। एडवांस टैक्स इज टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट ऑन द बेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एंटिसिपेटेड टैक्स लायबिलिटी ड्यूरिंग ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। टीडीएस बेसिकली क्या होती है, एक कंपनी कट करती है, एडवांस टैक्स हमें खुद सेल्फ पेड होता है। मतलब मान के चलो मेरे को पता है कि भाई मेरे को तो 5 लाख में 5 लाख टैक्स देना है, लेकिन मैं भी जानता हूं मैं एक साथ आखिरी में नहीं दे पाऊंगा, मतलब नहीं दे पाऊंगा, तो मैं क्या मैं थोड़ा छोटा टैक्स गवर्नमेंट को बीच में छोटा टैक्स पे कर दूंगा, उसको एडवांस टैक्स बोलते हैं, है ना। एडवांस टैक्स इज टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट एट द बेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एंटिसिपेटेड टैक्स लायबिलिटी। मुझे पता है कि भाई ज्यादा पे करना है तो थोड़ा थोड़ा पे कर दो भाई, बीच में 3-3 महीने में थोड़ा थोड़ा पे कर दो ताकि आखिर में बर्डन ना है, उसको बोलेंगे एडवांस टैक्स। और एक सरचार्ज क्या होता है, इट इज एडिशनल टैक्स ऑन द रिच क्लास, जो भाई अमीर लोग पे लगता है, तो है जो बहुत अमीर लोग उन पे लगेगा। चार्ज इट इज, है ना, इट इज एडिशनल रिच चार्ज ऑन द टोटल टैक्स इफ टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 50 लाख। तो जिनकी ईयरली टैक्सेबल इनकम मोर देन 50 लाख होती है, साल में 50 लाख से जो अर्न करते हैं, उन पे लगता है सरचार्ज। वो क्या करते हैं, टोटल टैक्स आता है ना, तो कुछ और अमाउंट तो गवर्नमेंट देती है और थोड़ा सा अमाउंट लेती है। डिटेल्स नॉट रिक्वायर्ड हियर, उतना हमें डिटेल में बस पता होना चाहिए। तो सरचार्ज बेसिकली टोटल टैक्स जो लगे उसको थोड़ा सा और एडिशनल अमाउंट देना पड़ता है, बट ये बेसिकली उन्हीं के लिए है इफ टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 50 लाख, जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा उनके लिए। तो देखा जाए तो बहुत छोटा सेगमेंट के लिए है, मेजर सेगमेंट उससे सरचार्ज से बच ही जाता है। एनीवे वी कंटिन्यू द थ्योरी। उम्मीद करता हूं थोड़ा नोट्स बना रहे होंगे और आपको चीज समझ में भी आ रही होंगी। अब बात करते हैं टैक्स स्लैब की। एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब फॉर बिलो 60 ईयर्स, ये आपके टैक्स स्लैब देख लेते हैं। ये टैक्सेबल इनकम पर लगता है, नॉट इन जीटीआई। ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, वो लगेगा टैक्सेबल इनकम पर लगता है। और इनकम टैक्स ये है, स्लैब है ये है, अप टू 2,50,000 नो टैक्स। व्हेन टैक्सेबल इनकम इज 2,50,000 to 5 lakh, 5% of income exceeding 2,50,000. When the income is from 5 lakh to 10 lakh, income tax is 12,500 plus 20% of exceeding 5 lakh. When the taxable income is 10 lakh above, the income tax is 1 lakh 12,500 plus 30% of exceeding 10 lakh. एक एग्जांपल बताता हूँ, अच्छे से क्लियर होगा आपको। मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ तो बेटर क्लियर होगा। जैसे मान के चलिए, छोटा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान के चलो आपकी जो इनकम है, पहला किस लेके चलते, टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूँ, 3 लाख है, 3 लाख, 1 2 3 4 5 3 लाख है, ये आपकी इनकम है, टैक्सेबल इनकम है। अब आपको निकालना टैक्स का आप कैलकुलेट करना है, टैक्स निकालना कितना होगा, इनकम टैक्स कितना। इन शॉर्ट बता रहा हूँ। 3 लाख किस में आएगा, यहाँ पर आएगा 2,50,000 से 5 लाख के बीच में, तो उसका टैक्स कैसा होगा, 5% ऑफ एक्सीडिंग 2,50,000। इसका मतलब हुआ 3 लाख 1 2 3 4 5 माइनस 2,50,000, ये इसका मतलब हुआ। एक्सीडिंग 2,50,000 का मतलब हो जाएगा कि 2,50,000 तो माइनस कर देंगे इसमें से, 2,50,000 ये हो गया। इसको बोलेंगे एक्सीडिंग 2,50,000, तो ये हो जाएगा आपका 5%, 500, दोनों को माइनस करना तो कितना 50,000 आ जाएगा, 50,000, ये कैंसिल हो गया, 0 0 0 0, तो कितना आ गया 2,500, महज 2,500 रुपये टैक्स लगेगा मात्र। तो अगर आपकी अर्निंग अगर 3 लाख रुपए है तो गवर्नमेंट को आपको 2,500 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसमें सेस नहीं लगा रहा हूं मैं, वो बात की बात है, फिलहाल भी इससे भी यूज करना सीख रहे हैं, ठीक है। मैं सिखा रहा हूं कैसे यूज करते हैं। सेकंड, एक इसका ले लेते हैं एग्जांपल।
सपोज आपकी अर्निंग 6 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, 6 लाख रुपए आपकी अर्निंग है। टैक्सेबल अर्निंग मतलब टैक्सेबल इनकम है ना, अर्निंग टैक्सेबल इनकम 6 लाख है। आप किस ब्रैकेट में आ जाओगे? आप अब इस ब्रैकेट में आ जाओगे, 5 लाख 10 लाख के ब्रैकेट में आ जाओगे। आपको टैक्स कैसे देना पड़ेगा? टैक्स विल बी इक्वल टू, इस ब्रैकेट में आ जाओगे 12,500 12,500 प्लस 20% ऑफ एक्सीडिंग 5 लाख। एक्सीडिंग 5 लाख मतलब 6 लाख माना 5 लाख। 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5, ऐसा हो गया। तो 12,500 प्लस 20/100 माइनस करेंगे तो 1 लाख। 1 2 3 4 5 सॉल्व कर लीजिए। तो 12,500 प्लस 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 20 into 1000 20,000, 1 2 3 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32,500 रुपीज। तो आपको अगर आपने 6 लाख अर्न किया है तो आपको 32,500 रुपीज, 32,500 रुपये आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। और सपोज आगे और बढ़ते हैं, एक आगे एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने 11 लाख रुपए अर्न किए, मान के चलते हैं 1 2 3 4 5, 11 लाख रुपए अर्न किए, टैक्सेबल इनकम है। और नहीं टैक्सेबल इनकम है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना। अब तो उम्मीद करो समझिएगा, अब इसे खुद से निकालो तो ठीक है। वीडियो को अब ये तो आप सक गए, तो एक काम करो, इतना देख लिया, वीडियो टैक्स स्टेप को देखो, वीडियो को पॉज कर खुद से कैलकुलेट करो। चलो कर लिया कैलकुलेट, अब मिला लीजिएगा आपका टैक्स कितना आएगा। 11 लाख मतलब आपका आएगा 1,12,500, 1,12,500 प्लस 30% ऑफ एक्सीडिंग 10 लाख। एक्सीडिंग 10 लाख मतलब आपका हो गया 11 लाख। 1 2 3 4 5 माइनस 10 लाख, 1 2 3 4 5, तो जाएगा 1,12,500 प्लस 30% ऑफ 11 में से 10 गया, 1 लाख बचा, तो 1 2 3 4 5 काट ली, 0 0 0, कितना हो गया 30 into 1000, 30,000 आ जाएगा। तो हो गया आपका अल्टीमेटली 1,12,500 प्लस 30 into 1000, 30,000 और तो अल्टीमेट तो 30 में ऐड हो जाएगा 42, तो हो जाएगा 1,42,500 रुपये, 1 लाख। तो अगर आपकी 11 लाख की आपकी इनकम है तो आपको 1,42,500 रुपीज आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप यूज कर, और वैसे ये उनके लिए, ये सीनियर सिटीजन, इस स्टेप सीनियर सिटीजन का है, 60 ईयर एंड अबव का है, ये सीनियर सिटीजन का स्टेप है। इसे भी याद लीजिएगा, तरीका वो यूज करने का, बस यहाँ पे थोड़ा फर्क आता है, यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 2.5 लाख है, बाकी लगभग वही चीज़ है, कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल वही रहेगा। लिस्ट ऑफ डिडक्शंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू में ही कि गवर्नमेंट बहुत सारी डिडक्शन ऑफर करती है, बहुत सारे टाइप के हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए हमें डिडक्शन ऑफर होते हैं ताकि हम अपना टैक्स सेव कर सकें। तो उसी में बहुत कुछ उसकी एक लिस्ट होती है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन होता है वो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर अ सैलरीड पर्सन, द एसडी। इसको एसडी मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है ऑफ ₹50,000 इज अलाउड इन ईच फाइनेंशियल ईयर। कोई भी सैलरीड पर्सन हो, अगर आप सैलरी होल्डर है, वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और यू आर प्राइवेट एम्प्लॉय, बट आप एक सैलरी पर्सन है, आपको एक सैलरी मिलती है, तो आपको गवर्नमेंट सीधा डायरेक्टली 50,000 का डिडक्शन ऑफर करती है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये सीधा आपकी इनकम से माइनस हो जाता है। इनकम में से माइनस होते आपका आता है एसडी, इनकम माइनस एसडी इज इक्वल टू आपकी जीटीए आता है, ग्रॉस टोटल इनकम आती है। जैसे मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल, लेट इट बी एकदम सिंपल एग्जांपल, जैसे मान के चलो आपने 4 लाख अर्न किया, आपने 4 लाख आपने अर्न किया, ठीक है, आप फ्रॉम सैलरी आप सैलरी से इनकम आ रही है, सैलरी से आपकी 4 लाख इनकम आ रही है, तो सीधा लेस हो जाएगा, इसमें लेस क्या लेस हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा, 50,000 सीधा माइनस हो जाएगा, सीधा माइनस हो जाएगा। और ये आपको जो माइनस हो गया, आपको जो बनेगा, आपका आएगा 3,50,000, ये बनेगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब इस पे आपको टैक्स सीधा हट जाता है। तो सीधा आपकी इनकम सैलरी में से आपका सीधा एसडी माइनस हो जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाता है, और जो बनता है आपका बनता है ग्रॉस टोटल इनकम। एक छोटी सी बात यहाँ मैंने लिखी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, बट सम बुक्स ऑथर डू नॉट फॉलो इट। बहुत जब आप किसी बुक्स से फॉलो करेंगे, जो जिस प्रकार से मैंने सॉल्व किया हुआ है, और कुछ बुक्स में वो मैच नहीं करता, हर बुक में अलग अलग सोल्यूशन दिया हुआ है। एनीवे, जो फाइनल सोल्यूशन और तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैंने कुछ रिस्पेक्टिव सीए से डिस्कस करके फिर मैं इस पे आया हूँ
क्योंकि बुक से जब मैं कर रहा था तो मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि कुछ बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, एक यूनिक पैटर्न बुक्स में नहीं है, और टीचर भी यूनिकली पैटर्न से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो फाइनली फिर मैंने एक रेस्पेक्टिव सीए से बात करके फिर इसको मैंने वेरीफाई किया हुआ है। तो आपको जरूर मिलेगा, यहाँ पे लिख दिया है कि हो सकता है कि आपके स्कूल के टीचर और बुक कुछ भी बुक्स में इस तरह से ना दिया हो, परेशान मत होइएगा, जो मैं बता रहा हूं इट इज वेल वेरीफाइड बाय द सीए, राइट। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप ऐसे यूज करिए, एकदम परफेक्ट है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 24, ये भी देखिए, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन एक बहुत ही डायरेक्टली इनकम से माइनस हो जाता है, और फिर वैसे ही सेक्शन 24 के अंतर्गत, सेक्शन 24 के अंडर भी जो डिडक्शन आते हैं डायरेक्टली आपकी इनकम से माइनस हो जाते हैं। इसमें मेनली दो टाइप के डिडक्शन आते हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन वेयर इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 लाख फॉर द सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन, सपोज आपने प्रॉपर्टी परचेस करी है, अपने कोई फ्लैट परचेस किया है, कोई आपने हाउस परचेस किया और आपने लोन लिया है, होम लोन, इसको बोलना चाहिए होम लोन कह सकते हैं, लोन आप ये या लोन, होम लोन नहीं बोला, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए, चाहे लोन के लिए हो लैंड के लिए हो। तो उसका जब इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को, भाई आप लोन लोगे तो इंटरेस्ट भी तो पे करोगे ना बैंक को, तो वो जो जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे वो आपका टैक्सेबल नहीं होता, सीधा का सीधा आपके इनकम से डिडक्ट हो जाता है, वो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। बाकी मैंने बोला ये सब चीजें क्लियर कब होंगी, तब एग्जांपल करोगे, ऐसा समझ में नहीं आएगा। तो अब यहां से वो चीजें स्टार्ट होने वाली है कि आपको थ्योरी पूरी क्लियर नहीं होगी, एग्जांपल करेंगे तभी क्लियर होगी। तो जितना समझ आ रहा है खुश रहिए, लिखते जाइए जो मैं बताते जा रहा हूं, एग्जांपल करेंगे तो कंप्लीटली सॉर्ट होगा वो। सेक्शन 24 डिडक्शन और कहां पर लगता है, 30% ऑफ टोटल रेंट रिसीव्ड अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी, 30% टोटल रेंट रिसीव्ड अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी, जितनी भी आपको रेंट मिलती है उस पर 30% पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता। सीधी मतलब समझ जाइए, लेट इट बी एग्जांपल के थ्रू बताता हूं इसको मैं, जल्दी समझ में आएगा। सपोज आपकी सैलरी, 3 लाख, 3 लाख आपकी सैलरी है, ठीक, और आपने कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे देके रखी, वहां से आपको 1 लाख मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, इस 1 लाख पे सीधा 30% रिबेट मिल जाता है, 30% डिडक्ट हो जाता है, डिडक्शन, रिबेट बोलिए, डिडक्शन बोलिए, जो बोलिए, डिडक्शन हो जाता है, डिडक्शन, सीधा डिडक्शन हो जाता है। मतलब आपको अल्टीमेटली ये जो 1 लाख पर आपको पूरा 3 लाख है ना। तो सैलरी की बात करें तो सैलरी में तो सीधा का सीधा क्या होगा, अगर आप जब डिडक्शन निकालेंगे तो इसमें से सीधा 50,000 माइनस हो जाएगा। तो सैलरी आपकी कितनी, 3 लाख की थी, 1 2 3 4 5, इसमें से 50 सीधा माइनस होगा, क्यों भाई, सैलरी है तो डिडक्शन तो सीधा, इसमें सैलरी में सीधा काम करता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और अल्टीमेटली आपको केवल 2,50,000 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये आपकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है। और वैसे रेंट पे आपको कितना मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है ना, 1 2 3 4 5, और इसमें सीधा 30% रिबेट सीधा मिलेगा, तो आपको इस 30,000 रुपये तो आपको टैक्स देना ही नहीं है ना। तो आपको सीधा आपका ये आ जाएगा आपका 70,000, राइट। तो एक्चुअली ये आपकी मानी जाएगी जीटीआई मानी जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम जो होती है जीटीआई, है ना, हो जाएगी आपकी 2,50,000 और 70,000 दोनों मिला के आपका हो गया 3,20,000, ये आपका होगा आपका जीटीआई। तो याद रखेंगे, दो देखिए डिडक्शन बहुत सारे होते हैं, इसी में कंफ्यूजन होता है, मैं फिर बता दूं, 2 ऐसे डिडक्शन होते हैं, सेक्शन 24 वाले और स्टैंडर्ड, ये दोनों डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, और जो सेक्शन 24 डिडक्शन होते हैं ये सीधा का सीधा आपकी इनकम से माइनस हो जाते हैं डायरेक्टली, और फिर वहां जीटीआई निकलता है। उसके बाद बाकी जो डिडक्शंस होते हैं उसको जीटीआई में से माइनस करते हैं। यही वो पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन वेयर द बुक्स इन द सीए वर नॉट ऑन द राइट वे, ठीक है। ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, मैं ज्यादा फिर एम्फसाइज कर रहा हूं, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 24 के अंदर जो डिडक्शन आते हैं वो सीधा का सीधा आपके इनकम में से माइनस होते हैं, और उसके बाद आपका जीटीआई निकलता है। वही लिखा है मैंने, इनकम माइनस इज इक्वल टू जीटीआई, वही मैंने मेंशन किया हुआ है, और यहां पे वही मैंने माइनस किया है, इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इक्वल टू जीटीआई, और बाकी जो डिडक्शन होंगे वो फिर जीटीआई में से माइनस करते हैं उसको। ये चीज है, बट ये चीज कुछ बुक्स में अलग सही तरीके से नहीं प्रोटेक्ट की गई है, इसी के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन था। एनीवे आपको भी कंफ्यूजन होगा, वो कंफ्यूजन दूर कब होगा, जब आप एग्जाम्पल करेंगे, बिना एग्जाम्पल किए वो कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। एनीवे अब बाकी डिडक्शन पे चलते हैं, वो डिडक्शन जिनको जीटीआई में से माइनस करते हैं, अब उन पे चलते हैं। एंड रेस्ट ऑल डिडक्शंस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीटीआई। अब इसके बाद जितने भी डिडक्शन होंगे सबको जीटीआई में से माइनस करना है।
याद रहेगी बात, दो डिडक्शन स्टैंडर्ड और सेक्शन 24 के डिडक्शन सीधा इनकम में समानस होते हैं, और उन दोनों के अलावा जितने भी डिडक्शन होंगे वो सब जीटीआई में समानस करने हैं। एग्जांपल करेंगे तो बेटर क्लियर होगा। एनीवे बस पढ़ते जाएं बिला। सेक्शन 80C के डिडक्शंस कौन कौन से होते हैं? इट्स फॉर इंडिविजुअल्स इन एचयूएफ, ये इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर है ना, जो पर्टिकुलर एक मतलब कंपनी वगैरह के लिए नहीं होते, इंडिविजुअल के लिए होते हैं, whether it is a business or a salaried, पर इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं। एंड एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी होते हैं। मैक्सिमम 1,50,000 मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता, ये लिमिट ध्यान रखनी पड़ती है। मैक्सिमम मिलेगा 1,50,000, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। अगेंस्ट सम इन्वेस्टमेंट इन, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करने पर मिलता है? ईपीएफ पर इन्वेस्ट करेंगे तो मिल जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ में इन्वेस्ट करोगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, एलआईसी जानते ही हैं, ईएलडबलएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम पर इनमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सीधा खासा रिडक्शन मिलेगा 80C के अंडर। इसके अलावा दो और हैं, इस पे इसको ध्यान रखना पड़ता है, ये ठीक है। ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन, जब स्कूल में ट्यूशन फीस देते हैं ना, स्कूल में कोचिंग में जो आप ट्यूशन फीस देते हैं, ठीक है, उसकी भी बेसिकली आपको ट्यूशन फीस कोचिंग आई एम डोंट एग्जैक्ट, पर स्कूल फी का होता है, ठीक है। कोचिंग आई एम नॉट वेरी श्योर, तो मैं कहूँगा नहीं, श्योर नहीं हूँ, बट स्कूल फी का होता है, ठीक है। तो ट्यूशन फी ऑफ द चिल्ड्रन पे आपको डिडक्शन मिलता है। और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम ऑफ होम लोन, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम ऑफ होम लोन, तो होम लोन जब हम लेते हैं, जब देखिए आप जब बैंक से लोन लेंगे ना, तो दो तरीके से आप बैंक को रिटर्न करते हैं, बैंक ऑफ प्रिंसिपल भी रिटर्न करते हो, इंटरेस्ट भी रिटर्न करते हैं। जब आप होम लोन का प्रिंसिपल रिटर्न करते हैं तो 80C के अंदर आता है, वो होम लोन का प्रिंसिपल 80C के अंदर आता है, लेकिन होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 24 के अंदर आता है। ध्यान रहेगी बात, भूलेंगे तो नहीं, ये सब लिख के रखना है। होम लोन का जब प्रिंसिपल रिटर्न करोगे तो 80C के अंदर आएगा, पर होम लोन का जब इंटरेस्ट रिटर्न करोगे तो सेक्शन 24 के अंदर आएगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। 80C में मैक्सिमम लिमिट होती है 1,50,000, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर अगला आता है 80D। 80D होता है मेडिकल के लिए होता है, अगेंस्ट प्रीमियम पेड फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस मैक्सिमम 25,000 रुपीज फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। तो जो 80D होगा, अगर आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे तो आपको मिल जाएगा मेडिकल इंश्योरेंस पे, लेकिन मैक्सिमम मिलेगा 25,000, उसके ऊपर नहीं मिलता। ये सारी लिस्ट आपको बना के रखनी है, याद रखनी है, कैलकुलेशन में काम आती है। एनीवे आगे बढ़ते हैं और तब कॉपी में नोट कर लीजिए। और इस मैराथन थ्योरी अब यहाँ पे खत्म होगी, काफ़ी थ्योरी हो गई, और कुछ सेक्शन और डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 80E, इट इज अगेंस्ट इंटरेस्ट पेड फॉर एजुकेशन लोन। अगर आपने किसी बैंक से एजुकेशन लोन लिया हुआ है और आपका उसका इंटरेस्ट पे करेंगे, तो जितना इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो पूरा पूरा आपका रिबेट मिलेगा, उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। नो मैक्सिमम लिमिट, इसमें लिमिट नहीं है। 80C में लिमिट थी 1.5 लाख, 1 लाख पर 1.5 लाख की थी। 80D में मेडिकल वाला जो 80D मेडिकल का था उसमें थी 25,000 लिमिट थी, पर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जितना इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट पेड, उस पूरे इंटरेस्ट पर आपको डिडक्शन मिलेगा, उस पर कोई टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। एग्जांपल करेंगे तो बेटर क्लियर होगा। एनीवे अभी हम कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 80G, ये बेसिकली डोनेशंस के लिए होता है। जब डोनेशन करते हैं तो उस पर आपको रिबेट मिलता है, आपको डिडक्शन मिलता है। अगेंस्ट डोनेशन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, डिडक्शन ऑफ 100% और 50% ऑफ टोटल डोनेशन आर टेकन। जितना आप डोनेट करते हो उसका 100% या 50% आपको रिबेट मिलता है, या उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। कोई ऐसे आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि 100% डिडक्शन देते हैं, और कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि 50% डिडक्शन देते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली मेंशन रहता है कि भाई इस वाले जगह आप डोनेट करोगे तो 100% डिडक्शन आपको मिलेगा, इस जगह डोनेट करोगे तो 50% डिडक्शन आपको मिलेगा। और अगर बाई चांस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो 100% ले लो। इफ परसेंट नॉट गिवन देन टेक 100% डिडक्शन। सीधा मतलब कुल मिला के जितना आपने डोनेट किया उस पूरे पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ये इसका मतलब होता है। सेक्शन 80 TTA, ये भी ध्यान रखेंगे, बड़ा ये फंसाता है, इसके आंसर गलत आते हैं। एक दो मेरे आंसर गलत आए थे जब मैंने सॉल्व किया था 80 TTA, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट मैक्सिमम 10,000 यहाँ पे लिमिट है, ठीक है। इट्स फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो भाई आप जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है, सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ मेंशन है ना, सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे ही आप आपको उसको बोलेंगे सेक्शन 80 TTA में सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे आपको रिबेट मिलता है, ठीक है। वो कितने का मिलता है, लेकिन मैक्सिमम 10,000 से ऊपर का नहीं मिलता, मैक्सिमम 10,000 का मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे,
कि anyway, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बेहतर होगा, अभी से बताऊंगा तो इट विल बी कंफ्यूजन। अभी बस ध्यान रखिएगा, सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको रिबेट मिलता है, लेकिन मैक्सिमम 10,000 का मिलता है, सब उससे आपको नहीं मिलेगा। इसको बोलेंगे सेक्शन 80 TTA। और सेक्शन 87 है, ये हो गया, इफ टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 5 लाख देन फुल रिबेट गिवन नो टैक्स। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, तो सीधी बात है नील टैक्स, कोई टैक्स आपको देना ही नहीं है, देना ही नहीं है। बात मैं अब बोलेंगे ऐसा, मैं बताऊं स्लैब के थ्रू आपको बता रहा हूं। देखिए ये आपका स्लैब था, है ना। अगर स्लैब में देखिए यहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ पे लिखा हुआ है, बोलेंगे ये क्या है, फिर 2,50,000 टू 5 लाख आपका दिया 5% है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया 3 लाख का मैंने 2,000 निकाल दिया था, 3 लाख का 2,500। एक्चुअली सही मैंने में देखा जाए तो इस पर कोई, ये तो मैंने आपको स्लैब सिखाया था, लेकिन सही मायने में ये होता है कि अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, कोई टैक्स आपको लगेगा ही नहीं, कोई टैक्स आपको नो टैक्स, कोई टैक्स आपको नहीं लगता, सीधा टैक्स हट जाता है वहां पर, ठीक है। फिर ये टैक्स, लेकिन अगर आपने 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा कमाया ना तो टैक्स लग जाएगा, फिर इसके ऊपर टैक्स लग जाता है। समझ पा रहे हैं? ये 80 क्या बोलता है, 87 क्या बोलता है, अगर आपका 5 लाख से कम है तो 0 टैक्स, लेकिन 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा कमा लिया ना, 5 लाख से 1 रुपया ज्यादा कमा लिया, तो फिर इसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगना चालू हो जाता है। ये उसने दिया हुआ है एक्चुअली, तो यहां पे फिर वो काम करता है, इसका मतलब होता है। तो मॉरल ये है कि टैक्स तभी लगेगा जब इनकम आपकी 5 लाख से ज्यादा होगी। 5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख 1 रुपया भी कमाओगे तो फिर टैक्स लगेगा, फिर लगेगा भाई। ये 87 है। एनीवे इतना एक्सप्लेन, अब बाकी पूरी थ्योरी पर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वापस एक बार देख लिया, कॉपी में जो लिखे उसको पढ़ लीजिएगा, और फिर आप क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। चलो एग्जांपल बनाएंगे, और अब जब एग्जांपल बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि थ्योरी एक्चुअल में काम कैसे करती है और कैसे हम सेक्शंस को डिलीट करते हैं। और हाँ, एक और चीज मैं फिर बताना चाहूंगा, मेरे सॉल्यूशंस कुछ बुक से मैच नहीं करते हैं, परेशान मत होइएगा, इट इज वेरीफाइड बाय CA। तो चलो अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं चाहूंगा जितनी थ्योरी आपने लिखी अपनी कॉपी में, एक बार पूरी थ्योरी वापस पढ़ लीजिए, उससे आपको एग्जाम्पल को समझने में आसानी होगी। और एक एग्जाम्पल इत्मीनान से देखिए, थोड़े क्वेश्चन बड़े होते हैं, देख भी पा रहे होंगे, थोड़े बड़े होते हैं। एग्जाम्पल इत्मीनान से देखिए कैसे करना होता है, कैसे लिखना होता है, कैसे प्रेजेंट करना होता है, और उसका एक जब अच्छे समझ जाएंगे तो फिर आप खुद से कर सकेंगे। एनीवे आई स्टार्ट द फर्स्ट वन फॉर यू विद द होल डिटेल सॉल्यूशन इन वेरी इजी मैनर। एनीवे, the annual salary of a person in financial year is rupees 6,50,000. He contribute rupees 5,000 per month to GPF and pay annual premium of rupees 40,000 for LIC policy. He paid tuition fee for rupees 25,000 for his son education and paid rupees 5,000 as interest on education loan for his elder son. He also paid rupees 40,000 for Mediclaim policy. Calculate income tax for the end of calculate income tax for the end of financial year. तो देखिए इसकी एक छोटी समरी बना लेते हैं ताकि हम डेटा को ही भूलें ना, तो जस्ट मेक ए स्मॉल समरी फॉर, ताकि उसको हम यूज करके सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट यहीं से करते हैं, पढ़ते जाते हैं, समरी बनाते जाते हैं। द एनुअल सैलरी ऑफ ए पर्सन इन फाइनेंशियल ईयर इज रुपीज 6,50,000। यहाँ पे इनकम लिख लेते हैं शॉर्ट में, समरी में। ये हो गया आपका इनकम। इनकम आपकी कितनी है, इनकम है 6,50,000। और याद रखेंगे इनकम में से ये फेयर सोल्यूशन है, मैं रफ बना रहा हूँ, रफ बना रहा हूँ, फिर फेयर करेंगे। इसमें से आपकी एसडी तो सीधा माइनस हो जाती, 50 और सीधे एसडी मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन, सीधा 50 और सीधा ही माइनस होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको तो लेस करना ही करना है ना। देन ही कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज 5,000 पर मंथ टू जीपीएफ। जीपीएफ 80C में आता है, जीपीएफ किस 80C में आता है, तो 80C में आ रहा है आपका। ही कॉन्ट्रीब्यूट 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12, ये किस में आएगा आपको, जीपीएफ में आएगा। जीपीएफ लिख लेते हैं, जीपीएफ में आएगा। ठीक है, एंड पे एनुअल प्रीमियम ऑफ 40,000 टू एलआईसी पॉलिसी। एलआईसी भी 80C में आती है, तो आपका जो 40,000 जो आएगा वो आपका एलआईसी में आएगा। 80C में 40,000 एलआईसी में आएगा। ही पेड ट्यूशन फी ऑफ रुपीज 25,000 फॉर हिज सन एजुकेशन। जो ट्यूशन फीस होती है वो भी 80C में ही आती है। ट्यूशन फी 80C में आती है 25,000, वो भी आपने देखा होगा, मैंने बताया है। ये सब धीरे धीरे याद हो जाएगा करते करते। तो ये आ गया आपकी ट्यूशन फीस, ये लिख लेते हैं, ट्यूशन लिख लेते हैं, ये भी 80C में आता है, एजुकेशन। एंड पेड रुपीज 5,000 एज इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हिज एल्डर सन। ये जो है एजुकेशन, ये अलग है, ये 80E में आता है ना। एजुकेशन लोन है 80E में आता है आपका, 80E में आता है। ये आपका ये कितना 5 कर दिया ना, पढ़ लेते हैं फिर से। एंड पेड रुपीज 5,000 एज इंटरेस्ट ऑन द एजुकेशन लोन, तो ये 5,000 80 ये आएगा, 5,000 80E में आएगा ये।
ठीक है, लोन फॉर हिज एल्डर सन। ही ऑल्सो पेड ₹40,000 फॉर मेडिक्लेम पॉलिसी। तो मेडिक्लेम 80D में आती है, मेडिक्लेम 80D में आता है, तो 80D में कितना आ रहा है, 40,000 उसने पे किया है ना। ही ऑल्सो पेड ₹40,000, 40,000 आपका आ गया, ये आपका हो गया मेडिक्लेम का हो गया, एजुकेशन लोन हो गया। कैलकुलेट द टोटल इनकम टैक्स फॉर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखिए डेटा हमने, डेटा की समरी हमने लिख ली, अब इसका हम फेयर कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए अब आते हैं और इसकी फेयर अब देखते हैं इसको फेयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए डिटेल सॉल्यूशन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं किस तरह में करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इनकम है वो है इसकी है 6,50,000। इसको दो चीज़ें लिखते हैं, या तो हम ऐसे लिखते हैं इसको ग्रॉस इनकम भी लिखते हैं, या हम लिखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या लिख सकते हैं, या तो ग्रॉस इनकम लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, दोनों चलेगा, बोथ विल डू। जो है हमारी 6,50,000, 6,50,000, ठीक। और इसमें सीधा यहीं पे जो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है तुरंत माइनस कर देते हैं 50,000, ठीक है। ये सीधा सैलरी में से माइनस हो जाता है, 50,000 माइनस कर दीजिए तो बचेगा आपका 6 लाख, माइनस कर दीजिए तो 6,50,000 माइनस 50,000, 6 लाख, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए क्योंकि और कोई इनकम इसके है नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका इनकम का एक ही जरिया था, वो था इनकम का एक ही, वो था सैलरी। सैलरी के अलावा और कोई इनकम नहीं है, सैलरी के अलावा कोई इनकम नहीं है, मतलब सीधी बात है ये आपका बनेगा GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम आपका बनेगा, इसको ग्रॉस टोटल इनकम GTI भी लिख सकते हैं और ग्रॉस टोटल इनकम भी लिख सकते हैं, दैट इज 6 लाख, 1 2 3 4 5। और कोई इनकम होती तो हम उसको ऐड करते, पर फिलहाल और कोई इनकम नहीं है, तो फिलहाल हमारा GTI बन गया। अब इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होता है, डिडक्शन के स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसे डिडक्शन लिख दे, इनमें सेपरेट करने के लिए लिखा लाइन खींची मैंने, डिडक्शंस एक एक करके लिखते जाते हैं 1 बाय 1। पहला ATC, पहला ATC स्टार्ट ATC करते हैं, सबसे वही रहता है। ATC के डिडक्शंस हो जाएंगे। सबसे पहले आपका GPF में है, तो पहले आपको यहाँ लिख लिया GPF में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है 12 × 5,000, मतलब 60,000 रुपीज़, ठीक है। ये आपका इन्वेस्ट हो गया GPF में, ये ATC में अंदर आता है। फिर LIC में इन्वेस्ट कर रहा है 40,000, सीधा 40,000 लिख देते हैं यहाँ पे, 40,000 LIC में इन्वेस्ट कर रहा है ना। और फिर आपका ट्यूशन में, ट्यूशन फीस लिखे एक ही बात है, ट्यूशन फी बच्चे की वो आपकी 25,000। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 40 1,25,000, 1,25,000 आ गया। ये आ गया आपका ATC का डिडक्शन। और क्योंकि ये अमाउंट 1,50,000 1 लाख से कम है तो फुल डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम रेट 1,50,000 की होती है ATC में, तो इतना तो आपको पूरा का पूरा डिडक्शन मिलना ही मिलना है ना। सेकंड ATE, जैसे लिखा है उसके चलते हैं। ATE ये होता है, ATE बेसिकली एजुकेशन लोन के लिए होता है, तो ये आप लिख देंगे इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन लोन। इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन लोन ये कितना था भाई, ये है 5,000 रुपये, तो इसमें तो पूरा ही मिलेगा। वैसे इसमें कोई लिमिट होती नहीं है, पर 5,000 का ही है, उससे बंदे ने उतना ही इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर अगला नंबर आ रहा है 80D का, ये मेडिकल के लिए रहता है। ये हो गया आपका प्रीमियम, है ना, मेडिकल प्रीमियम लिख लीजिएंगे, प्रीमियम ऑफ मेडिक्लेम या मेडिकल जो भी है, मेडिकल पॉलिसी, बात एक ही है, मेडिकल पॉलिसी लिख लीजिए, मेडिक्लेम लिखिए, हैव द सेम मीनिंग। वो कितना दे रहा है, 45,000 रुपये दे रहा है, 40,000 दे रहा है, 40,000। लेकिन इसमें मैक्सिमम रेट 25,000 की होती है, यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम, उससे ऊपर मिलता ही नहीं है, तो मैक्सिमम में आपको 25,000 ही मिलेगा, उससे ऊपर तो मिलेगा ही नहीं है, ठीक है। अब सारे डेटा यूज कर लिया, अब सब कोई काम, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ लिखेंगे सम ऑफ डिडक्शंस, टोटल डिडक्शन सम क्या, टोटल डिडक्शन निकाल लेते हैं। टोटल डिडक्शन कितना मिलेगा, सारे है ना डिडक्शंस कितना मिलेगा। सबसे पहले ATC का लिख लेते हैं। ATC में कितना मिल रहा है, 1,25,000 मिल रहा है, लिखते जाते हैं, 1,25,000 ATC का मिल गया। फिर 80 में कितना मिला, 5,000 मिला। फिर आपका 80D में कितना मिला, 40,000 तो मिलेगा नहीं, 25,000 ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 25,000 की लिमिट है, 25,000 ही मिलेगा इसमें, 25,000 मिलेगा। सबको ऐड कर दीजिए तो ये जाएगा आपका 1,55,000, 1,55,000 रुपीज़ का आपको डिडक्शन टोटल मिलेगा। फिर अगला अब नंबर आता है टैक्सेबल इनकम। अब बात करते हैं टैक्सेबल इनकम की। टैक्सेबल इनकम का सिंपल फॉर्मूला होता है GTI माइनस डिडक्शन। GTI मतलब ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी थी इसकी, 6 लाख, 6 लाख, 1 2 3 4 5, डिडक्शन कितना था, 1,55,000, 1,55,000,
ठीक है, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो दोनों को माइनस करेंगे तो टैक्स आएगा 6 लाख में से माइनस करेंगे तो 4,45,000 रुपीज का टैक्सेबल इनकम आएगा। इस पे लगेगा टैक्स। रूल हमें पता है कि अगर 5 लाख से इनकम कम है तो टैक्स नहीं लगता, सेक्शन 87A मैंने बताया था आपको। तो सिंस लिख देंगे, सिंस टैक्सेबल इनकम, सिंस टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 5 लाख, तो बाई सेक्शन, कौन सा सेक्शन था, 87A बाई सेक्टर, ठीक है, नो टैक्स चार्ज, टैक्स नहीं लगेगा। तो फाइनल आंसर नो टैक्स, फाइनल नो टैक्स होगा। उम्मीद करता हूं सोल्यूशन आपको क्लियर होगा। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन में तो फिर बात नहीं बनती, ऐसा नहीं एक क्वेश्चन करके कोई चमत्कार होगा, ऐसा नहीं है। आइडिया मिल जाता है कि ऐसे कैसे कैसे करना है, फिर क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो फिर और आइडिया डेवलप हो जाता है। तो चलो अब आइए और क्वेश्चन बनाते हैं, तो धीरे धीरे आइडिया आपको डेवलप हो जाएगा कैसे कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ फिर वो बनने लगेंगे क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन में नहीं होगा, आप बना लीजिए इसको अपनी कॉपी में, बट हाँ ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में सबको समझ में आएगा, धीरे धीरे आता जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। इन ए फाइनेंशियल ईयर अ पर्सन एनुअल सैलरी वॉज ₹8,34,000, ही डिपॉजिट ₹7,000 पर मंथ इन NSC एंड पेड ₹30,000 फॉर LIC। अब देखिए यहाँ पे अलग से कुछ लिखा नहीं है कि 30 LIC, तो फिर इसको एनुअल मान के चलिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंड पेड ₹30,000 फॉर LIC। यहाँ पे ऐसा तो लिखा नहीं कि मंथली की ईयरली, कुछ भी नहीं लिखा है, तो फिर आप उसको ईयरली मान के चलेंगे, ईयरली मान के चलेंगे। He deposit ₹40,000 in PPF and paid ₹30,000 as tuition fee for his daughter. Find income tax paid by him at the end of financial year। तो क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, आइडिया आपको कैसे बनाना है, क्वेश्चन पूरा कॉपी में नोट करिए, थोड़ा लंबा जरूर है पर नोट कर लीजिए, और एनीवे खुद से प्रयास करके देखिए। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाने से पहले मैं इसका एक रफ बना लेता हूँ, ताकि बिकॉज कोई डेटा मिस ना हो मुझसे। तो मैं एक रफ स्केच है, नॉट फेयर वर्क। इन फाइनेंशियल ईयर अ पर्सन एनुअल सैलरी वॉज 8 लाख, तो यहाँ इनकम लिख लेते हैं, उसकी इनकम है उसकी 8,34,000, जिसमें से SD तो 50,000 माइनस होना ही होना है, ठीक है, तो यहीं पे हो गया। फिर ही डिपॉजिट 7,000 पर मंथ NSC मतलब ATC में आएगा, ATC में आपका आएगा 7,000 पर मंथ, तो 7,000 इंटू 12 ये आएगा आपका NSC में, NSC है ना, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एंड पेड 30,000 LIC, 30,000 वो लगा रहा है LIC में, ये भी ATC में आता है। ही डिपॉजिट 40,000 इन PPF भी ATC में ही आता है, 40,000 इन PPF ये भी ATC में ही आता है। उसके बाद एंड पेड 30,000 फॉर ट्यूशन फी, ये भी ATC में आता है, 30,000 फॉर ट्यूशन फी, ट्यूशन TUTION ट्यूशन, ये भी ATC में आता है। और फाइंड इनकम टैक्स पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो और तो कुछ और बाकी सेक्शन तो है नहीं, तो इतना ही है। तो ये इनकम है और ये उसके डिडक्शंस हैं। चलिए अब उम्मीद करता हूँ अब आगे आप ट्राई जरूर किए होंगे। एनीवे आई कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ, इससे हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, ग्रॉस सैलरी से लिख सकते हैं, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ग्रॉस सैलरी, या फिर और क्या लिख सकते हैं, सैलरी फ्रॉम इनकम भी लिख सकते हैं ना, इनकम है ना, इनकम सैलरी, ग्रॉस सैलरी इसकी है 8,34,000। सीधा आप लिख देंगे लेस, सीधा लेस कर देंगे। SD डायरेक्टली यहीं पे माइनस हो जाता है, SD आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन यहीं पे माइनस हो जाएगा, -50,000, यहाँ सीधा माइनस कर दीजिए, यहीं पे माइनस हो जाएगा। तो जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो 0 0 0, ये हो गया आपका 4, और ये जाएगा 78, तो 7,84,000 रुपीज़ ये जाएगा। और क्योंकि फर्दर और कोई इनकम नहीं है, एक ही इनकम थी सैलरी के, और कोई इनकम तो है नहीं, तो ये आपका बन जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। और कोई इनकम होती तो ऐड करते, पर और कोई इनकम है नहीं इसके पास, इनके पास जो भी है। तो GTI ग्रॉस टोटल इनकम बिकम्स 7,84,000 बिकॉज और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इनकी। ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब डिडक्शन की बात करते हैं। डिडक्शन, एक ही डिडक्शन है यहाँ पे ATC, दूसरा तो कोई दिख ही नहीं रहा है। ATC तो बस ATC कहीं लिखते जाएं, जो है स्टार्ट करते हैं। ATC डिडक्शन से पहला NSC का डिडक्शन है, NSC का कितना है, NSC का है 12 इंटू 7,000 मतलब 84,000 रुपीज़, ये है आपका NSC का। LIC का जो है आपका डिडक्शन वो है 30,000 का,
फिर आपका पीपीएफ, पीपीएफ का है आपका 40,000 का, और फिर आपका ट्यूशन फीस जो है ये सब 80 से में आते हैं, ऑफ कोर्स लिखे भी हुए हैं, ये 30,000 का, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं, जब हम सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1,84,000 आ जाएगा ऐड करने पर, ठीक है। तो इतना रिडक्शन, लेकिन 1,84,000 आएगा ऐड करने पर, लेकिन थिंग इज दैट इतना मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका मैक्सिमम लिमिट ही है 1,50,000, मैक्सिमम लिमिट ही है 1,50,000, उसके ऊपर की तो लिमिट ही नहीं है, ठीक। तो इससे ऊपर मिलेगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो कुल मिला के डिडक्शन नहीं, और कोई डिडक्शन तो है नहीं, तो अब सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। आप यहीं पे कर लेते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, तो टैक्सेबल इनकम कितनी होगी भाई? वो होती है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम माइनस रिडक्शन। ग्रॉस इनकम हमारी कितनी है? 7,84,000 माइनस कर लेंगे 1,50,000, क्योंकि 184 तो मिलेगा नहीं, मैक्सिमम 50,000 ही होता है। माइनस कर लीजिए तो 0,004 और ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 6, तो 6,34,000 आपका आएगा टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब इस पे तो अब तो टैक्स देना पड़ेगा, 5 लाख ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब हम क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स या कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, बात एक ही बात होती है, कंप्यूटेशन या फिर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। अब टैक्स लगेगा भाई, ये किस स्लैब में आता है? ये आ रहा है आपका, अब आपको स्लैब याद रखने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये जो है आपका, ये है 5 लाख से बड़ा है आपका 6.34 लाख आपका आ रहा है, और ये आपका 10 लाख के बीच में आता है। तो ये 5-10 के बीच का है, तो इसका स्लैब आपको याद रखना पड़ेगा। इसका रिजल्ट होता है स्लैब का 12,500 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6,34,000 माइनस 5 लाख, 1 2 3 4 5, तो जाएगा 12,500 प्लस 20% और 20/100 ऑफ, ये जाएगा 1,34,000, तो जाएगा आपका 12,500, उस पर कैलकुलेट करेंगे आप तो आपका आएगा 26,800, और ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 39,300 रुपीज़। ये आएगा आपका टैक्सेबल इनकम, सॉरी टैक्सेबल टैक्सेबल इनकम, टैक्स हो गया ये। इसको टोटल, इसको बोलते हैं टोटल टैक्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? टोटल टैक्स बोलते हैं। टोटल टैक्स आ गया आपका 39,300, लेकिन आंसर नहीं है। अब लगेगा सेस। सेस कंपलसरी लगेगा, अगर टैक्स जनरेट हो रहा है तो सेस लगना ही लगना है। सेस 4% लगता है, तो सेस होगा 4% ऑफ टैक्स, तो 4% ऑफ 39,300। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका 4% कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1572। 4% निकालेंगे तो 1572, और इसे ऐड करेंगे टोटल टैक्स में। अब लिखते हैं नेट टैक्स पेबल। नेट टैक्स पेबल ये होता है, वो होता है आपका टैक्स 39,300 प्लस सेस 1572। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 39,000 राउंड से 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40872 रुपीज़। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो 40,872 रुपीज़ योर फाइनल टैक्स। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, आंसर तो हमारा आ गया। द वे इज दिस सोल्यूशन इज डन इज बिट डिसिमिलर टू योर school teachers and bit similar to your the book you have, but it is completely right, एकदम सही है। यहाँ पे खास तौर पे जो GTI है, इसको जो कैलकुलेट का तरीका है थोड़ा सा अलग रहता है तो कुछ टीचर्स का और इसको बुक्स में, बट 2-3 बुक में मिला करके देखा है, इट इज़ वेरीफाई करके फिर आपको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका रिजल्ट आया भी होगा, और अगर नहीं भी आया तो निराश नहीं हुए, अगला क्वेश्चन आप जरूर बनेगा। प्रयास करते रहें और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर होगा। 1-2 क्वेश्चन में तो नहीं होता, अब आगे जरूर बनेगा, प्रयास करते रहें। Now it's right time to remind you about deduction, list deduction. स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधा आपकी सैलरी से या ग्रॉस सैलरी सीधा माइनस हो जाता है। सेक्शन 24 भी आपके इनकम से सीधा माइनस हो जाता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 24 के डिडक्शंस को माइनस करने पर ही आपको जीटीआई मिलता है। और बाकी जो डिडक्शंस होते हैं लाइक ATC, ATD, ATE, ATG, ATTTA, वो सब जीटीआई में से माइनस होते हैं। बात ध्यान रहेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड डिडक्शन फ्रॉम सेक्शन 24A डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी, योर ग्रॉस सैलरी, योर इनकम डायरेक्टली। और
इन दोनों को माइनस करने के बाद ही आपको आपका जीटीआई मिलता है। जीटीआई मिलता है मतलब ग्रॉस टोटल इनकम मिलता है। बाकी सारे डिडक्शन 80 से ऑनवर्ड्स सारे वो सब जीटीआई में से माइनस होते हैं। ये फर्क है और यहीं पर थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है बुक्स में और मेरे सॉल्यूशन में। अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। द ग्रॉस सैलरी ऑफ पलक was rupees 8,50,000. She deposited rupees 7,200 per month in GPF, paid 60,000 as premium of LIC. She donated rupees 10,000 to Prime Minister Relief Fund, took home loan of 20 lakh from bank and paid rupees 65,000 as interest. Also rupees 15,000 as principal on home loan. तो ये जो 65,000 है वो इंटरेस्ट है होम लोन का, जबकि ये जो 15,000 है वो होम लोन का प्रिंसिपल है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसका ट्राई करके देखिए, खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से बना के देखिए। पहले तो मैं इस क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ और फिर मैं इसको फेयर करूँगा, ठीक है। एनीवे, तो इसके शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंगली तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। इनकम इसमें एक ही है, एक ही इनकम है इसके पास, वो है इसकी सैलरी से आ रही है 8,50,000 इनकम है। 8,50,000 इसकी इनकम है और इसमें से तो खैर एसडी माइनस हो गई होगा, 50,000 माइनस होना ही होना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, शी डिपॉजिट 7,200 पर मंथ इन जीपीएफ। एटीसी में आएगा, ये एटीसी में आएगा 7,200 इंटू 12, ये आएगा इसका जीपीएफ में, एटीसी में आएगा। पेड 60,000 एस प्रीमियम ऑफ एलआईसी भी एटीसी में आएगा, 60,000 एलआईसी में, 60,000 एलआईसी में एटीसी में आएगा। शी डोनेटेड 10,000 टू प्राइम मिनिस्टर फंड, ये एटीजी में होगा, एटीजी में जाएगा ये होगा 10,000। जो प्राइम मिनिस्टर फंड होते हैं वो उसमें 100% रिबेट मिलती है, दिया तो नहीं तो 100% दे, जैसे मैंने आपको बोला था कुछ नहीं दिया तो 100% ले लेना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। टुक होम लोन ऑफ 20 लाख फ्रॉम द बैंक एंड पेड 65,000 एज इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट, तो ये जो है ये होम लोन पे इंटरेस्ट है। जो होम लोन पे इंटरेस्ट होता है वो आता है सेक्शन 24A और ये इनकम से डायरेक्टली माइनस होता है, ठीक है। तो ये जो 65,000 डायरेक्टली माइनस होगा इनकम से, यहीं पे ध्यान रखना है। ये सेक्शन 24A में आता है और सेक्शन 24A में आता है डायरेक्टली, ये इनकम से माइनस हो जाता है इंटरेस्ट जो है। एंड रुपीज 15,000 एज प्रिंसिपल ऑन होम लोन, ये जो 15,000 है एटीसी के अंदर जाएगा, एटीसी के अंदर जाएगा 15,000, क्योंकि आप बेसिकली ये इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल है। देखिए एक बार फिर बता दूं, जो प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट होता है, होम लोन का जो प्रिंसिपल होता है ना 15,000 एज प्रिंसिपल, तो होम लोन का अगर प्रिंसिपल आप पे करोगे तो एटीसी के अंदर जाएगा, वो होम लोन का प्रिंसिपल पर एटीसी के अंदर जाएगा। लेकिन अगर होम लोन का इंटरेस्ट पे करोगे तो सेक्शन 24 के अंदर सीधा इनकम से माइनस हो जाता है। फर्क समझ में आ रहा है, ठीक है। 15,000 एज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑन होम लोन, तो होम लोन का प्रिंसिपल हम पे करते हैं तो वो एटीसी के अंदर जाएगा, एटीसी के अंदर जाएगा 15,000। लेकिन जो इंटरेस्ट पे करते हैं होम लोन का वो सीधा इनकम से माइनस हो जाता है सेक्शन 24A के कारण। ये इस ध्यान रखेंगे। शॉर्ट नोट्स बन गए, अब इसका टाइम है इसको फेयर करने का। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रॉस सैलरी लिख सकते हैं, ये और क्या लिख सकते हैं ग्रॉस सैलरी के अलावा, इनकम फ्रॉम सैलरी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो ग्रॉस सैलरी की है 8,50,000, ठीक है। इसमें से एसडी तो सीधा माइनस हुई, क्योंकि सैलरी है तो एसडी तो माइनस होगा ही होगा। लेस कर लिखते हैं, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि होना है कि 50,000 का डिडक्शन हो जाएगा सीधा। तो आपके पास सीधा बचे केवल 8 लाख, 1 2 3 4 5 8 लाख, क्योंकि फर्दर इसकी और कोई इनकम तो है नहीं, एक ही इनकम थी इसकी सैलरी से, तो फर्दर और यही आपका जीटीए बन जाएगा। और कोई इनकम होती तो ऐड करते, फिलहाल और कोई इनकम इसके है नहीं सैलरी के अलावा। तो ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई बिकम्स 8 लाख, 1 2 3 4 5 8 लाख। अब बात करते हैं डिडक्शन की। अच्छा नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर गया, लेकिन मैं खुद ओवरलुक कर गया। देखिए यहाँ पर ये जीटीआई नहीं होगा, ये नहीं वो जीटीआई नहीं होगा अगर, क्योंकि सेक्शन 24A से या सेक्शन 24A मतलब ये जो 65,000 कौन सा है, ये आपका है होम लोन का इंटरेस्ट है, इसको भी माइनस करेंगे तब जीटीआई बनेगा। जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, तो ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस इनकम कह सकते हैं ना, ग्रॉस इनकम, ग्रॉस सैलरी बोलिए,
इसमें से आपका एसडी भी माइनस होगा और सेक्शन 24A भी यही सीधा माइनस हो जाता है, तब आपका जीटीआई आता है, ग्रॉस टोटल इनकम आता है। तो ये गलत है, सही होगा। फिर यहाँ लिखेंगे डिडक्शन, यहाँ लिखेंगे डिडक्शन, डिडक्शन अंडर 24A, अंडर 24A, ठीक है, अंडर 24A डिडक्शन कितना आएगा आपका, ये आपका है 65,000 और ये क्यों रीजन है, ऐसा क्या है आपका, इंटरेस्ट होम लोन, इंटरेस्ट होम लोन, तो माइनस कर दीजिए। अब आपको जीटीआई बनेगा, अब आएगा जीटीआई आएगा, जीटीआई आता है तो आएगा, माइनस कर देते हैं, जीटीआई विल बी 8 लाख, 1 2 3 4 5 माइनस ये वाला अमाउंट माइनस कर दीजिए 65,000 000,537 7,35,000 ये बनेगा आपका जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। तो फाइनली आपका जीटीआई बना। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को बहुत वो करेंगे। जीटीआई आपका जो फाइनल बनेगा आपका बनेगा 7,35,000 ये आपका बनेगा। ध्यान रखेंगे कि आपका एसडी सीधा एसडी डायरेक्टली माइनस हो जाता है इनकम से, और वैसे ही आपका जो सेक्शन 24A के अंदर जो भी रिबेट होते हैं सेक्शन 24A वो भी डायरेक्टली ही अभी ग्रॉस सैलरी से माइनस हो जाते हैं। तो ग्रॉस सैलरी से माइनस हो जाते हैं, तब फिर आपका आता है ग्रॉस टोटल इनकम। अब बाकी जो डिडक्शंस होते हैं 80C, 80G, 80 वो सारे जो डिडक्शंस होते हैं वो फिर जीटीआई से माइनस होते हैं, ठीक है। नाउ अब लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे अदर डिडक्शंस। नाउ डिडक्शंस, अदर डिडक्शंस या डायरेक्टली अदर लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, अदर डिडक्शंस। तो अब पहले आएगा 80C, उससे पहले 80C है। 80C में कौन कौन, पहले जीपीएफ है, जीपीएफ में कितना इन्वेस्ट कर रहा है भाई, 12 × 7200 है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 86,400 रुपीज़, 86,400 रुपीज़, ठीक है। फिर एलआईसी पे कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो 60,000, 60,000 ये लिख लेते हैं, 60,000 एलआईसी में डाल रहा है, ठीक। उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन, हाँ ये जो होता है होम लोन का जो प्रिंसिपल होता है, जो होम लोन का प्रिंसिपल रिटर्न करते हैं वो भी 80C के अंदर आता है। होम लोन का प्रिंसिपल भी, ये इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल है ना, होम लोन का प्रिंसिपल है, क्या लिख देते हैं, होम लोन प्रिंसिपल लिख लेते हैं, होम लोन प्रिंसिपल। ये भी आपका जो रिटर्न कर, ये आप 15,000 रिटर्न कर रहे हैं, 15,000 रिटर्न कर रहे हैं, ये भी 80C के अंदर आता है। अब यहाँ पे देखिएगा फर्क है ना, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। होम लोन का जो प्रिंसिपल है 15,000 ये 80C के अंदर आता है, जबकि आपका जो होम लोन का जो इंटरेस्ट है 65,000 वो 24A के अंदर आता है, जिसको डायरेक्टली हम ग्रॉस सैलरी से माइनस कर देते हैं, कि मैंने आपको शुरू में एक बार बात बताई थी। एनीवे अब आगे बढ़ते हैं, इसका काम तो हो गया लगभग, नहीं थोड़ा सा बचा है क्या, ये 80G बचा हुआ, इसको भी लिख लेते हैं, है ना, फिर से काम खत्म हो जाएगा। सेकंड हो गया, सेकंड 80G से एक ही है, 10,000 रुपये मात्र, है ना। 80G से ये अब क्या था, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ये 10,000। अब पूरा होल डिबेट 10,000 का पूरा लग जाएगा, 10,000 पूरा मिल जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें 100% डिबेट होता है। तो मेरे ख्याल से इसका काम तो हो गया, ये शॉर्ट नोट से काम हो गया, सर इसको हटा देते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं, हो गया। अब सम ऑफ टोटल डिडक्शन ले लेते हैं, टोटल डिडक्शन, और ये कौन कौन से होंगे इसमें, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 80C और 80G, क्योंकि 24A का डिडक्शन तो पहले ले चुके हैं, ठीक है। टोटल डिडक्शन 80C और 24A का डिडक्शन ऑलरेडी माइनस होता है, तो दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है, 24A का डिडक्शन पहले ही माइनस कर चुके हैं, तो बस ये दो डिडक्शन माइनस होंगे। वो कौन कौन से हैं, अच्छा पहले इसको 80C का टोटल कर लें क्या, इसको टोटल कर लेते, यहीं पर टोटल कर लेते हैं, ये तभी तो पता चलेगा मिल कितना रहा है। 80 में इसको ऐड करेंगे, 86, 4,000, 60,000 और 15,000 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 1,61,400 रुपीज़। अब इतना पूरा तो मिलेगा नहीं, मिलेगा कितना, है ना, कितना 1,61,400 तो पूरा मिलेगा नहीं। मैक्सिमम इसमें कितना मिलता है, मैक्सिमम इसमें मिलता ही 1,50,000 ही तो मिलता है मैक्सिमम, है ना। तो जब टोटल डिडक्शन निकालेंगे तो 80C का आपको मिलेगा 1,50,000 डिडक्शन मिलेगा, इससे ज़्यादा तो मिलना ही नहीं है। और 80G का कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 10,000 80G का मिलेगा, दोनों मिला के मिलेगा 1,60,000 का डिडक्शन मिलेगा, टोटल डिडक्शन 1,60,000। अब इसको माइनस कर देंगे जीटीआई में से, अब टैक्सेबल अमाउंट आएगा, टैक्सेबल अमाउंट, ये टैक्सेबल जो भी हो, टैक्सेबल अमाउंट ही बोलिए, टैक्सेबल अमाउंट GTI ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन,
जीटीआई थी आपकी 7,35,000, डिडक्शन हुआ 1,60,000, माइनस कर दीजिए। तो दोनों जब दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 7,35,000 में से 1 लाख से सीधा माइनस करेंगे तो यू गेट 5,75,000 रुपीज़। तो 5,75,000 रुपीज़ ये आपका टैक्सेबल अमाउंट आ गया, इस पर आपको टैक्स लगेगा। अब निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। ये कौन सा स्लैब है? ये 5 लाख 10 लाख के बीच का है। यहाँ लिख देते हैं कि आपका 5 लाख से बड़ा है 5.75 लाख आ रहा है, से बड़ा 10 लाख। तो ये तो सीधा टैक्स सीधा लिख देते हैं। टैक्स अमाउंट जो होगा याद ही रखना है 12,500 प्लस 20% ऑफ 20% ऑफ डिफरेंस ऑफ 5,75,000 माइनस 5 लाख 1 2 3 4 5। तो 12,500 20/100 इंटू 75,000, राइट। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा पूरा ऐड कर दीजिए। तो पूरा ऐड करेंगे तो लिख देते हैं 12,500, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 15,000 और ऐड करेंगे आएगा 27,500 रुपीज़। ये हो गया आपका टोटल टैक्स। टोटल टैक्स हो गया आपका 27,500 रुपीज़। अब लगेगा सेस, तो लगाना ही लगाना है, कभी कभी भूल जाते हैं। सेस आएगा 4% ऑफ टैक्स। टैक्स कितना है 20%, तो 4% ऑफ 27,500 ये आएगा टैक्स। तो 4% टोटल टैक्स। तो 4% ऑफ 27,500 बिकम्स 1100 रुपीज़। सेस आ गया। अब लगेगा नेट पेबल टैक्स, नेट टैक्स पेबल। तो टोटल टैक्स था मेरा 27,500, सेस इसमें लगा 1100, दोनों ऐड कर दीजिए तो आएगा आपका 286,000 रुपीज़। तो इतना आपको टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा, 286,000 रुपीज़। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इन ए फाइनेंशियल ईयर मिस्टर खन्नाज इनकम वॉज रुपीज़ 9 लाख। 65 ईयर मतलब ये बेसिकली सीनियर सिटीजन वाला स्लैब लगेगा। 9 लाख फ्रॉम सैलरी। ही अर्नड इंटरेस्ट 20,000 रुपीज़ फ्रॉम ऑन सेविंग अकाउंट, मतलब यहाँ पे अर्निंग और हो रही है ना, इनकम। ही अर्नड और मतलब इनकम और हो रही है, अनदर इनकम। ही अर्नड इंटरेस्ट 20,000 रुपीज़ ऑन सेविंग अकाउंट। ही डिपॉजिट rupees 12,000 per month in GPF and paid rupees 25,000 on LIC premium. He donated rupees 40,000 in NSF, that is a National Sanitation Foundation. He paid rupees 20,000 in interest on the education loan. Calculate the tax in financial year. और जो आपका NSF है ये 100% डिडक्शन देता है। यहाँ मैंशनड है पर कहीं नहीं मैंशन, आप ले सकते हैं, दिया रहता है क्वेश्चन में। एनीवे, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नोट करिए और खुद सॉल्व करके देखिए। और मैं इसका शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिकली शॉर्ट नोट्स बना के फिर कंप्लीट करता हूँ। तो एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं इस क्वेश्चन का ताकि कोई डेटा मिस ना हो। तो इनकम से शुरू करते हैं। जो इसकी इनकम है भाई इसकी 9 लाख रुपए, 9 लाख, 1 2 3 4 5, और इसमें 50,000 का डिडक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ही अर्नड, यहाँ पे फिर अर्निंग और हो रही है। ही अर्नड इंटरेस्ट 20,000 ऑन द सेविंग अकाउंट। तो आपको जो 20,000 जो है 20,000 वो आपको कहाँ से मिल रहा है? 20,000 सेविंग अकाउंट से मिल रहा है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, सेविंग अकाउंट से आपको पैसे मिलते हैं तो यहाँ पर एक आपको डिडक्शन भी मिलता है। आपको याद होगा 80 TTA, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सेक्शन 80 TTA कहते हैं। इसमें आपको 20,000 पे डिडक्शन भी मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। 80 TTA पे मिलेगा। तो जब हम कोई अर्निंग सेविंग अकाउंट से तो होती है, पर 80 TTA पे उसको डिडक्शन भी साथ में मिल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको मिस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। ही डिपॉजिट रुपीज़ 12,000 पर मंथ इन GPF। तो ये तो 80C में आएगा। 80C में आएगा कितना? 12,000 पर मंथ है, तो 12 इंटू 12,000, 12 इंटू 12,000 किस में है आपका? GPF लिख देते हैं, GPF में है, GPF में। एंड पेड 25,000 LIC भी 80C में आएगा। 25,000 इन LIC ये भी आएगा 80C में। ही डोनेट 40,000 इन NSF, ये भी 80C में ही आएगा। नहीं, NSF है ना, ही डोनेट 40,000 इन NSF, डोनेट कर रहा है NSF में, तो 80G में आएगा, ये माई मिस्टेक। 80G में आएगा आपका 40,000।
40,000 और ये NSF है, ये डोनेशन है, NSF 40 ATG में आएगा। ही पेड ₹20,000 इंटरेस्ट ऑन द एजुकेशन लोन, अब ये आएगा 80E में, 80 में आएगा ना। ही पेड ₹20,000 इन इंटरेस्ट एजुकेशन लोन, ये आएगा आपका 20,000 पे आपका एजुकेशन लोन है, 80 में आएगा एजुकेशन लोन। कैलकुलेट टैक्स इन द फाइनेंशियल ईयर, बाकी तो ये हो गया, ये आपके शॉर्ट नोट्स बन गए। और अब नाउ इसका मैं फेयर वर्क करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने भी ट्राई कर लिया होगा। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट वही होगा, ग्रॉस सैलरी, या फिर क्या कह सकते हैं ग्रॉस सैलरी, और क्या लिख सकते हैं, सैलरी फ्रॉम इनकम, सैलरी फ्रॉम इनकम की सैलरी, वो भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ग्रॉस सैलरी हमारी 9 लाख, 1 2 3 4 5 9 लाख है। SD तुरंत माइनस हो जाएगा, लेस लिख देते हैं, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसको यहीं पे बिना बोले यहीं पे माइनस कर दें 50,000 रुपये, तो आपको बचेगा 8,50,000। ठीक, ओके। अब ये तो हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे सेविंग अकाउंट में 20,000 उसको और इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट में 20,000 अर्न करा इंटरेस्ट, तो ये भी इसकी इनकम ही मानी जाएगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इनकम एंड इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, आपके इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट ना, इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, कितना मिल रहा है 20,000, तो ये ऐड हो जाएगा इनकम में। अब निकलेगा टोटल, अब ग्रॉस टोटल इनकम विल बी 8,50,000 तो पहले निकल गया था, और 20,000 उसको इनकम मिल रही है सेविंग बैंक अकाउंट से, तो टोटल इनकम उसकी हो जाएगी 8,70,000 रुपीज़। ये बनेगी आपकी फाइनल ग्रॉस टोटल इनकम GTI 8,70,000। ठीक है, ये 8,50,000 कहाँ से आ रही है, सैलरी से आ रही है ना। और ये 20,000 कहाँ से आ रही है, ये जो उसने इंटरेस्ट अर्न किया है सेविंग बैंक अकाउंट से, जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो भी तो उसकी इनकम ही है। अब तक इसके पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, तो यहाँ पे 20 ऐड हो जाएगा, तो ये आपका बन गया GTI। अब बात कर डिडक्शन की बात करते हैं एक एक करके, डिडक्शन काफ़ी सारे हैं, डिडक्शंस। अब बाकी एक एक करके करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपका स्टार्ट 80, इसको लास्ट में 80C से करते हैं, 80C से करते हैं। 80C का आपका है पहला तो GPF है, GPF में आपका है 12 × 12,000, मतलब आपका हो गया 144,000, 1,44,000 का, तो आपको GPF ही हो गया। उसकी LIC हो गई आपकी, LIC पे आपका 25,000 है, दोनों कट के आ जाएगा 1,69,000, मतलब 1,69,000 पर इतना तो मिलेगा नहीं, 80C की लिमिट ही होती है आपकी 1.5 लाख, तो 1,50,000 यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिलने वाला। सेकंड, ठीक है, 80C हो गया, ये वाला भी हो गया, 80G ले लेते हैं। इस पे तो फुल मिलना है, NSF है, फुल है आपका ना, नेशनल सैनिटेशन फंड NSF था, तो इस पे आपको 40,000 पूरा मिलेगा फुल, क्योंकि 100% रिबेट है, तो पूरा 40,000 मिल जाएगा। 80G पे तो आपको पूरा मिलने वाला है। ठीक है, आपका 80G भी हो गया। 80E की बात करते हैं, सेक्शन 3 हो गया आपका 80E। 80 एजुकेशन लोन के कारण होता है, एजुकेशन इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, तो 20,000 है, तो इंटरेस्ट एजुकेशन लोन ये आपका 20,000 रुपये है, ये भी पूरा मिलता है, इस पर कोई लिमिट नहीं होती है, पूरा मिलता है। अब क्या बच गया आपका 80DTA बच गया, ये सेविंग बैंक, इसे ये बनता है सेविंग बैंक अकाउंट के कारण बनता है। देखिए वैसे तो इंटरेस्ट है आपका जो सेविंग बैंक वो आपका 20,000, लेकिन इसमें डिडक्शन मिलता है 10,000 का, मैक्सिमम 10,000 इसकी लिमिट है, तो पूरे पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। 20,000 उसकी अर्निंग है, वो तो ऐड हो गया, आप देखा होगा हमने 20,000 यहाँ पे ऐड कर दिया अर्निंग, लेकिन इस पूरे 20,000 पूरा उसको रिबेट नहीं मिलेगा, रिबेट करो उसको 10,000 पे मिलने वाला है ना। ऐड ये भी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट अर्निंग तो ऐड कर दी, अर्निंग हमने ऐड कर दी इसकी, लेकिन इस पर रिबेट कितना मिलना है, 10,000 का रिबेट मिलता है इस पर। तो रिबेट या रिबेट डिडक्शन, वो रिबेट या डिडक्शन एक ही बार होती है, तो मैक्सिमम 10,000 इसकी लिमिट होती है, तो इस पर आप उसको रिबेट उसको मिल जाएगा। अब इसका काम, ये इसका भी हो गया, इसका भी काम हो गया, इसको हटा देते हैं। अब टोटल डिडक्शन कैलकुलेट करते हैं। टोटल
डिडक्शंस कहाँ से आ रहे डिडक्शंस आ रहे हैं? ATC से आ रहे हैं, ATG से आ रहे हैं, ATE से भी आ रहा है और ATTTA से भी आ रहे हैं, चारों से आ रहे हैं ना, ATC से, ATG से, ATE से और ATTTA से। ATC से कितने डिडक्शन आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है 1,50,000, 1,50,000। फिर ATG से 40,000 का है तो पूरा आ रहा है 40,000 पूरा, 1 2 3। फिर ATE से 20,000 का, 20,000 का, और ATTTA से 10,000 का। सबको मिला दीजिए तो कितना हो गया? 4 5 2,20,000, 2,20,000 रुपीज़ का रिडक्शन मिलेगा। रिडक्शन अच्छा खासा मिल गया। अब बात करते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम ये होगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम माइनस रिडक्शन। ग्रॉस टोटल इनकम इज 8,70,000 माइनस 2,20,000। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,50,000। तो 6,50,000 इज योर टैक्सेबल इनकम। अब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, कंप्यूटेशन बोलिए, कैलकुलेशन बोलिए, क्योंकि कौन से एलिमेंट, ये 5 लाख के ऊपर वाला है, सीधा लिख देता हूं मैं, तो अपन कर भी चुके हैं। तो 12,500 प्लस 20% ऑफ, 20% ऑफ 6,50,000 माइनस 5,000, सॉरी 5 लाख, 1 2 3 4 5। तो 12,500 प्लस 20% ऑफ 1,50,000, 1 2 3। सो 20% ऑफ 1,50,000 बिकम्स 30,000 हो जाएगा ये, है ना। तो अल्टीमेटली आपका हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा नहीं, एक चीज़ यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी। वो ये है कि जो कैलकुलेशन होगी कंप्यूटेशन की, वो क्योंकि सीनियर सिटीजन है तो 12,500 नहीं आएगा। सीनियर सिटीजन में कितना आता है याद है? इसे काट देते हैं, ये गलत होगा, ये गलत होगा। सिटीजन में 10, इसे 10,000 होता है। मैं ओवरलैप कर देता हूँ यहाँ पे, ये 10,000 होगा सीनियर सिटीजन में। याद रखिएगा ना, ये मेरे से भी गलती होगी। देखिए मैं ध्यान ही नहीं दिया कि मैं वो सीनियर सिटीजन है करके। ये 10,000 होगा और ये आ जाएगा आपका 30,000। तो अल्टीमेटली आ जाएगा आपका 10,000 प्लस 20% ऑफ 150,000 इज 30,000। 30,000 दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। तो 40,000 रुपीज़ आपका बनेगी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। पर सेस में सेस तो लगेगा भाई, आप सीनियर सिटीजन तो भी सेस तब भी देना है। तो सेस हो गया आपका 4% ऑफ 40,000, 4% ऑफ 40,000 विच इज़ 1,600 रुपीज़। तो नेट टैक्स पेबल, नेक्स्ट पेबल भी टैक्स लग रहा है 40,000 लगी रहा है, टैक्स टोटल टैक्स, और सेस 1,600 का टैक्स सेस लग रहा है। दोनों को मिला देंगे तो आ जाएगा 4,1,600 रुपीज़, मतलब 41,600। तो 4,1,600, 41,600 रुपीज़ का टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा।